नमस्ते। हम सामाजिक विज्ञान की कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे और उसमें हमने कल वाले वीडियो में जो जो राज्य की कार्यपालिका है इसके बारे में पढ़ा था, जिसमें मुख्य आते हैं, राज्यपाल आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं और मंत्रिमंडल आते हैं। राज्यपाल जिस प्रकार राष्ट्रपति है केंद्र में, उसी प्रकार राज्यपाल कार्य करते हैं राज्य में, और जिस प्रकार प्रधानमंत्री केंद्र में है उसी प्रकार मुख्यमंत्री कार्य करते हैं राज्य में। और जो मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल जो राज्य में है, वैसे ही जो केंद्र में है मंत्रिमंडल, उसी प्रकार राज्य में मंत्रिमंडल कार्य करती हैं। और मंत्रिमंडल का जो नाम मात्र का प्रधान है वो राज्यपाल होता है, और जो वास्तविक प्रधान है वो मुख्यमंत्री होते हैं। और राज्य का जो राज्यपाल की नियुक्ति है, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। इनके पद की क्या योग्यताएं हैं और इनका कितना वेतन है राज्यपाल का। इनको 1,10,000 वेतन मिलता है वर्तमान में। और राज्यपाल के क्या क्या कार्य हैं, जैसे कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ हैं इनकी, और विधायी शक्तियाँ हैं, वित्तीय शक्तियाँ हैं और न्यायिक शक्तियाँ हैं इनको, राज्यपाल को। इसके बाद जो मंत्रिपरिषद है, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था कि जो मंत्रिपरिषद है उनका मुख्यमंत्री होते हैं, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं। फिर बाकी मंत्रियों का जो चयन है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करते हैं। और मंत्रियों की क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम मंत्रिपरिषद की जो शक्तियां हैं, कार्य हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो आज यहाँ से शुरू करते हैं मंत्रिपरिषद की शक्तियां और कार्य। संविधान का अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का कार्य राज्यपाल को 163 में मंत्रिपरिषद का कार्य है राज्यपाल को सहायता और परामर्श देना ही बताया गया है। तो जो मंत्रिपरिषद है राज्य की, उसका क्या कार्य है? जो राज्यपाल है इनको सहायता देना और इनको परामर्श देना। और जो मंत्रिपरिषद है उनका प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। किंतु जो वास्तविक स्थिति है वो विपरीत ही है। संविधान के द्वारा राज्यपाल को राज्य शासन के संबंध में जो शक्तियां प्रदान की गई है, व्यवहार में उन सब का उपयोग मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। यानी जो ये राज्यपाल है ये नाम मात्र के प्रधान है मंत्रिपरिषद के। मंत्रिपरिषद शासन संबंधी सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। कौन लेती है? मंत्रिपरिषद लेती है। शासन संबंधी, राज्य में कोई भी शासन संबंधी जो महत्वपूर्ण निर्णय होता है वो मंत्रिपरिषद लेती है। और मुख्यमंत्री इन निर्णयों से राज्यपाल को सूचित करता है। तो कौन सूचित करते हैं? मुख्यमंत्री। अब ये शासन की नीति निर्धारित करना। जो मंत्रिपरिषद है वो शासन की नीति निर्धारित करती है। मंत्रिपरिषद का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य शासन की नीति निर्धारित करना है, चाहे गृह विभाग हो या शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि या शासन की नीति का निर्धारण मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। तो जो ये मंत्रिपरिषद है इनका महत्वपूर्ण योगदान है शासन की नीति निर्धारित करने में। मंत्रिपरिषद न केवल नीति निर्धारित करती है बल्कि उसे कार्य रूप में भी परिणित करती है। कौन? मंत्रिपरिषद। अब अगला है मंत्रिपरिषद का कार्य कि उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श। तो कौन परामर्श देती है? मंत्रिपरिषद ही देती है। जो उच्च पदों पर नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, तो उनको परामर्श देती है मंत्रिपरिषद। संविधान के अनुसार राज्यपाल महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों तथा उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। कौन करते हैं? ये राज्यपाल करते हैं। इन सब अधिकारियों की नियुक्ति कौन कौन से अधिकारी हैं? महाधिवक्ता है, और राज्य लोक सेवा आयोग है, इनके जो अध्यक्ष हैं इनके जो सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं। व्यवहार के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा ये सभी नियुक्तियां मंत्रिपरिषद के परामर्श के आधार पर ही की जाती है। इन सब की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। लेकिन परामर्श किससे लेते हैं? मंत्रिपरिषद से परामर्श लेते हैं।
फिर इन अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। अब ये विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व है, तो जो मंत्री परिषद है वो विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व करती है। विधानमंडल क्या है? विधानमंडल राज्यों का संसद है, इसमें दो सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। तो जो विधानमंडल है इनमें शासन का प्रतिनिधित्व करते हैं मंत्री परिषद। मंत्रीगण विधानसभा और विधान परिषद में उपस्थित होकर सदस्यों के प्रश्नों आलोचनाओं का उत्तर देते हैं और शासन की नीति का समर्थन करते हैं। कौन? जो मंत्रीगण होते हैं, मंत्री परिषद के ही होते हैं ये। तो इस प्रकार अगला जो मंत्री परिषद है इनका कार्य है कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना। क्या करना? जो कानून निर्माण का कार्यक्रम है ये निश्चित कौन करते हैं? मंत्री परिषद ही करते हैं। मंत्री परिषद ने केवल शासन बल्कि कानून निर्माण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कौन? मंत्री परिषद। विधानमंडल में कौन कौन से विधेयक तथा किस किस क्रम में प्रस्तुत किए जाएंगे, इनका निर्णय मंत्री परिषद को ही करना होता है। अगर विधानमंडल में कोई भी किसी भी सदन में हम कोई विधेयक पेश करते हैं तो उनका निर्णय कौन करेगा? मंत्री परिषद करेगी। कौन करेगी? मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद का कानून निर्माण के कार्यक्रम में भी महत्वपूर्ण योगदान है। अब अगला है बजट तैयार करना। जो राज्य का वार्षिक बजट है वो कौन तैयार करती है? वो मंत्री मिलकर ही तैयार करते हैं, तो मंत्री परिषद ही तैयार करती है बजट तैयार करना। राज्य का जो वार्षिक बजट है यानी वित्तीय वर्ष के आरंभ होने से पूर्व जो वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में पेश किया जाता है। विधानसभा क्या है? मंत्रिमंडल का प्रथम सदन है। विधानसभा जो लोकप्रिय सदन है, जनता का सदन है, क्योंकि जनता इसमें प्रत्यक्ष रूप से मतदान करती है। यह बजट मंत्री परिषद द्वारा निश्चित की गई नीति के आधार पर ही तैयार किया जाता है। जो ये बजट है जो विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो ये मंत्री परिषद द्वारा जो नीति मंत्री परिषद द्वारा निश्चित की गई नीति के आधार पर ही तैयार किया जाता है। और बजट को पारित करने का उत्तरदायित्व किसका होता है? मंत्री परिषद का होता है। अब जो मंत्री परिषद है इसका मुखिया कौन होते हैं? मुखिया प्रधान कौन होते हैं? वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं। तो अब मुख्यमंत्री के बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो अब हम मुख्यमंत्री के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। राज्य की मंत्री परिषद के प्रधान को मुख्यमंत्री कहा जाता है। जो राज्य की मंत्री परिषद है तो इसी मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है वो मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। तो जो कार्यपालिका है इसका नाम मात्र का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। जिस प्रकार केंद्र में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं और जो नाम मात्र के प्रधान है वो राष्ट्रपति होते हैं, उसी प्रकार राज्य में जो कार्यपालिका है उसका वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं और नाम मात्र के प्रधान राज्यपाल होते हैं। अतः राज्य के प्रशासनिक ढांचे में उसे लगभग वही स्थिति प्राप्त है जो केंद्र में प्रधानमंत्री की है। तो जो राज्य का प्रशासनिक ढांचा है इसमें जो मुख्यमंत्री है उनकी स्थिति वही है जो कि केंद्र में किसकी है? प्रधानमंत्री की है। अब ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति, इसके संबंध में हम पढ़ लेते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान का जो अनुच्छेद है 164, इसमें केवल ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। व्यवहार के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। विधानसभा यानी विधानमंडल का जो प्रथम सदन है विधानसभा, और इसी विधानसभा में ही धन विधेयक पेश किया जाता है। तो ये विधानसभा लोकसभा की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल के द्वारा जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होगा उसको मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करेंगे। कौन? जो राज्यपाल हैं राज्य के, वो नियुक्त करेंगे। अब जो मुख्यमंत्री है इनके कार्य क्या क्या हैं? मुख्यमंत्री के कार्य, उनके अधिकार क्या क्या है, इनके बारे में जानते हैं। मंत्रिपरिषद राज्य प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, क्योंकि जो राज्य का प्रशासन है, जो राज्य के विकास से संबंधित कार्य है, वो सभी कार्य कौन करेंगे? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही
वो सभी कार्य होते हैं, इनसे ही परामर्श लिया जाता है। तो जो राज्य की प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है वो क्या है, मंत्रिपरिषद है। और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान है। तो मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन है, मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री की शक्तियां तथा उसके कार्यों का अध्ययन निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है। तो मुख्यमंत्री के क्या क्या कार्य हैं, इनकी क्या शक्तियां हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। प्रथम तो है कि मंत्रिपरिषद का निर्माण। जो मुख्यमंत्री है वो नियुक्ति के बाद क्या करते हैं, मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं। मंत्रिपरिषद का निर्माण, मुख्यमंत्री का सर्वप्रथम कार्य अपनी मंत्रिपरिषद का निर्माण करना है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार राज्य में जो मुख्यमंत्री है ये मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन कर सूची राज्यपाल को देता है। तो मंत्रियों का चयन कौन करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं। फिर किसको देते हैं सूची, राज्यपाल को देते हैं, जिसे राज्यपाल स्वीकार कर लेता है और मंत्रियों के चयन में महत्वपूर्ण बहुत कुछ सीमा तक अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकता है। तो जो मंत्री है, मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं उनका चयन कौन करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं। और वो अपनी विवेक से यानी विवेक के अनुसार इसमें कार्य कर सकते हैं। अपनी इच्छा से मंत्री चुन सकते हैं, कौन, जो मुख्यमंत्री होते हैं वो। अब मुख्यमंत्री का दूसरा कार्य है मंत्रियों में कार्य का बंटवारा और परिवर्तन। तो जो मंत्री को चुन लेते हैं फिर मुख्यमंत्री, तो इसके बाद मंत्रियों में कार्यों का बंटवारा और उनमें परिवर्तन कौन करते हैं, वो भी मुख्यमंत्री ही करते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के अपने सहयोगियों के बीच विभागों का बंटवारा करते हैं। यानी कौन से मंत्री को कौन सा विभाग देना है, तो ये ये निर्णय कौन करते हैं, जो मुख्यमंत्री है वही करते हैं। एक बार मंत्रिपरिषद के निर्माण वे उनके सदस्यों में विभागों का बंटवारा कर चुकने के बाद भी वे जब चाहे तब मंत्रियों के विभागों तथा उनकी स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। यानी जब मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को चुन लेते हैं तो उसके बाद उनमें विभागों का बंटवारा कौन करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं कि किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है। फिर वो अपनी इच्छा से जब चाहे उन मंत्रियों के विभागों को और उनकी स्थिति को भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये शक्ति किसके पास है, राज्य के मुख्यमंत्री के पास है। अब है मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। तो जो मंत्रिमंडल है इनके कार्य का संचालन कौन करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं। मुख्यमंत्री ही मंत्रिमंडल की बैठकें बुलाता है। तो जो मुख्यमंत्री है यही मंत्रिमंडल की बैठकें बुलाता है तथा इनकी अध्यक्षता करता है। तो मंत्रिमंडल की बैठक कौन बुलाते हैं, मुख्यमंत्री बुलाते हैं। जिस प्रकार प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक बुलाता है और उनकी अध्यक्षता करता है, उसी प्रकार जो ये मुख्यमंत्री है ये बैठक बुलाते हैं मंत्रिमंडल की और उनकी अध्यक्षता करते हैं। बैठक के लिए एजेंडा या कार्यसूची मुख्यमंत्री के द्वारा ही तैयार की जाती है। मंत्रिमंडल की समस्त कार्यवाही, जो मंत्रिमंडल है उनकी समस्त कार्यवाही मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ही संपादित होती है। तो किसके अनुसार संपादित होती है, मुख्यमंत्री के अनुसार ही। अब ये शासन के जो विभिन्न विभाग हैं उनमें समन्वय स्थापित कौन करते हैं, मुख्यमंत्री ही करते हैं। मुख्यमंत्री इस बात का प्रयत्न करता है कि शासन के सभी विभाग, दूसरे शब्दों में मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में कार्य करें। ये किसका दायित्व है, ये मुख्यमंत्री का दायित्व है। यदि मंत्रिपरिषद के 2 या अधिक सदस्यों में किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न हो जाए, यानी जो मंत्रिपरिषद है इनके सदस्यों के बीच अगर मतभेद उत्पन्न हो जाए तो उनके द्वारा इन मतभेदों को दूर कर सामंजस्य स्थापित किया जाता है। किसके द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा। अब मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संबंध स्थापित कौन करते हैं, ये करते हैं, बीच की कड़ी का काम कौन करते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री ही करते हैं। जो मंत्रिपरिषद है और जो राज्यपाल है इन दोनों के बीच संबंध स्थापित करने का कार्य मुख्यमंत्री ही करते हैं। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री
पर ये भार है कि मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संबंध स्थापित करें। जो मंत्रिपरिषद है और जो राज्यपाल है इनके बीच संबंध स्थापित करते हैं मुख्यमंत्री। वे मंत्रिमंडल के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देता है। जो मंत्रिमंडल है इनके जो निर्णय होते हैं इनकी सूचना किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। कौन देते हैं? मुख्यमंत्री देते हैं, क्योंकि मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वो मुख्यमंत्री होता है, तो वही सूचना देता है राज्यपाल को और राज्यपाल के विचार मंत्रिमंडल तक पहुंचाता है। तो राज्यपाल के विचार मंत्रिमंडल तक कौन पहुंचाते हैं? मुख्यमंत्री पहुंचाते हैं। अब है विधानसभा का नेता। जो मुख्यमंत्री है वो विधानसभा का नेता भी होता है और ये विधानसभा विधानमंडल का प्रथम सदन है। एक और मुख्यमंत्री शासन का भी प्रधान होता है, तो दूसरी ओर वे विधानसभा का नेता भी होता है। और जो विधानसभा है ये प्रथम सदन है और इसका नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री होते हैं। विधानसभा के नेता के रूप में उसे कानून निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है। तो विधानसभा का जो नेता है वो मुख्यमंत्री है, तो इसीलिए मुख्यमंत्री को कानून के निर्माण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है, क्योंकि जो विधानसभा है वो जनता का सदन होता है। इसीलिए कानून का जो निर्माण है वो जनता की भलाई के अनुसार ही होता है, तो इसीलिए इनकी स्थिति महत्वपूर्ण होती है और वह बहुत कुछ सीमा तक कानून निर्माण कार्य उसकी इच्छा अनुसार ही संपन्न होता है। किसकी इच्छा अनुसार? मुख्यमंत्री की इच्छा अनुसार। विधानसभा के नेता के रूप में वे राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का परामर्श भी दे सकता है। जो मुख्यमंत्री है वो विधानसभा का नेता होता है, तो नेता होने के कारण वे राज्यपाल को जो विधानसभा है इनको भंग करने का परामर्श भी दे सकता है, क्योंकि जो विधानसभा है वो अस्थायी सदन है, लेकिन जो विधान परिषद है वो एक स्थायी सदन है। जिस प्रकार संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। जो लोकसभा है वो अस्थायी सदन है, उसको भंग किया जा सकता है और अभी तक 9 बार भंग किया जा चुका है। उसी प्रकार जो विधानसभा है इसको भंग किया जा सकता है, तो इनको भंग करने का परामर्श कौन देते हैं? मुख्यमंत्री ही देते हैं। किसको? राज्यपाल को। तो ये मुख्यमंत्री वाला टॉपिक पूरा हो गया है। और अब जो राज्य में उच्च न्यायालय है, हाईकोर्ट है, इनके बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। और इनके बाद आज वाला टॉपिक ये पूरा होने के बाद आज वाला ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही राजनीति विज्ञान के ये इतने ही टॉपिक दिए हुए हैं और इनको हम पूरा करने के बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें हम भूगोल से शुरू करेंगे। तो अब ये लास्ट टॉपिक बचा है उच्च न्यायालय, ये हम पढ़ लेते हैं। उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की योग्यता क्या है, नियुक्तियां कौन करता है उनकी, और उनके क्या क्या अधिकार हैं, इन सब के बारे में हम जान लेते हैं। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत न्यायपालिका कैसे है? जैसे यहाँ केंद्र में सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद यहाँ पे उच्च न्यायालय है और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है यानी जिला न्यायालय है। तो इस प्रकार ये एकीकृत न्यायपालिका है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है और जिसके सर्वोच्च स्तर पर क्या है? उच्चतम न्यायालय है, यानी सर्वोच्च न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय के पश्चात उसके बाद अगला आता है उच्च न्यायालय, जो कि राज्यों में होते हैं। और जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है? दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट। और उसके बाद उच्च न्यायालय आते हैं, उनका स्थान आता है। फिर राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी है? ये उच्च न्यायालय है। तो राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी है? उच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। तो कौन से अनुच्छेद में ये बात कही गई है? 214 अनुच्छेद में। इनके अनुसार प्रत्येक राज्य का एक क्या होगा? उच्च न्यायालय होगा। 2 या अधिक राज्यों के लिए भी एक न्यायालय हो सकता है, यानी जैसे राजस्थान है और जैसे उत्तर प्रदेश है, इन दोनों का एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है, यानी 2 राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। तो ऐसा भी प्रावधान है संविधान में। भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय 1862 में कलकत्ता में, बॉम्बे में एवं मद्रास में स्थापित किए गए थे। तो भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित किए गए थे? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, यहाँ पर स्थापित किए गए थे। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी।
तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर कब की गई थी? 1866 में। वर्तमान में भारत में कितने हैं? 24 उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? 24 उच्च न्यायालय हैं। अब उच्च न्यायालयों का गठन किस प्रकार से होता है, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अब उच्च न्यायालयों का गठन किस प्रकार से होता है, इनके बारे में हम जान लेते हैं। अनुच्छेद 216, कौन सा अनुच्छेद है? 216। इसके अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। यानी जो अनुच्छेद है 216, उसके अनुसार ऐसा कहा गया है कि जो उच्च न्यायालय है, प्रत्येक उच्च न्यायालय, इसमें जो मुख्य न्यायाधीश होगा और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनसे मिलकर बनेगा। जो उच्च न्यायालय है प्रत्येक राज्य का, तो उसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा और बाकी अन्य न्यायाधीश होंगे, इनसे मिलकर उच्च न्यायालय बनेगा। और जिनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो करेंगे। अब है न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में पढ़ लेते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 217। तो नियुक्ति का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 217 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? जो राष्ट्रपति है वो करता है। तो जो मुख्य न्यायाधीश है और जो अन्य न्यायाधीश है, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? जो भारत के राष्ट्रपति है वो करते हैं। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कोलेजियम व राज्यपाल के परामर्श से करता है। जो राष्ट्रपति है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे करेगा? जो सर्वोच्च न्यायालय हैं, उच्चतम न्यायालय हैं, उनका जो मुख्य न्यायाधीश है और जो कोलिजियम बनाते हैं और जो राज्यों के राज्यपाल है, जिस राज्य में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, उसी के राज्यपाल से परामर्श करते हैं और जो कोलिजियम है उनसे परामर्श करते हैं और जो मुख्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय का, उनसे परामर्श करने के बाद ही वो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति करते हैं। जबकि जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति वे उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है और राज्यपाल के परामर्श से करता है। अब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो जैसे कर ली इन सब के सहयोग से राष्ट्रपति ने। उसके बाद जो बाकी न्यायाधीश है उच्च न्यायालय के, उनकी नियुक्ति वो कैसे करते हैं? उनकी नियुक्ति करते हैं तो उनकी नियुक्ति कैसे करते हैं? एक तो उच्चतम न्यायालय है, उनका जो मुख्य न्यायाधीश है उनसे सलाह लेते हैं। उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनसे सलाह लेते हैं, परामर्श लेते हैं। उसके बाद जो उच्च न्यायालय है उनके मुख्य न्यायाधीश से और जो राज्य के संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करते हैं कौन? राष्ट्रपति। उसके बाद जो बाकी के न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति करते हैं। अब इन न्यायाधीशों की क्या क्या योग्यताएं हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। अनुच्छेद 217 के अनुसार, अनुच्छेद 217(2) के अनुसार न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, ये योग्यता तो सभी में होती है लगभग, चाहे वो प्रधानमंत्री से लो, राष्ट्रपति से लो, उपराष्ट्रपति से लो, सभी से तो भारत का नागरिक हो। दूसरा है जो भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष न्यायिक पद धारण कर चुका है वो, यानी कम से कम 10 वर्ष तक किसी भी उच्च न्यायालय में वो मुख्य न्यायाधीश रह चुके हों या फिर न्यायाधीश का पद धारण किए हुए हो 10 साल तक। उसके बाद अगला है कि उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, यानी उच्च न्यायालय या फिर ऐसे 2 या अधिक न्यायालय का लगातार 10 वर्ष तक वो वकील रह चुका हो, तो वो भी मुख्य न्यायाधीश या जो न्यायाधीश है वो बन सकते हैं। तो ये योग्यताएं हैं न्यायाधीशों के लिए। अब इनका कार्यकाल कितना है, इनके बारे में जान लेते हैं। कार्यकाल, अनुच्छेद 217(1) के अंतर्गत न्यायाधीश के कार्यकाल संबंधी प्रावधान।
वे 62 वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकता है। यानी इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि 5 वर्ष की अवधि होगी या 6 वर्ष की अवधि होगी। जो न्यायाधीशों की जो कार्यकाल है वो कितना होगा, अगर वो 62 वर्ष की अवधि पूरी कर लेते हैं, उनकी उम्र अगर आयु पूरी हो जाती है 62 वर्ष, तो फिर उनको अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। तो यही एक प्रावधान है इसमें। न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है। तो जो न्यायाधीश है वो किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र देते हैं? राष्ट्रपति को। न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति के आदेश पर हटाया जा सकता है। अगर किसी न्यायाधीश को हटाना है उनके पद से, तो जो संसद के दोनों सदन हैं उनके जो 2/3 बहुमत है, अगर वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो फिर उनको राष्ट्रपति के आधार पर आदेश से उनको पद से हटाया जा सकता है। इसके बाद है न्यायाधीश द्वारा शपथ। अनुच्छेद 219 के अनुसार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल या उसके, तो अनुच्छेद कौन सा है? 219। उनके अनुसार उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा। तो किसके समक्ष शपथ लेगा? राज्यपाल के समक्ष। अब अगला है न्यायाधीशों का स्थानांतरण। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद करता है। तो अगर किसी भी न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करता है तो राष्ट्रपति किससे परामर्श लेंगे? जो सुप्रीम कोर्ट है उनके जो मुख्य न्यायाधीश है उनसे परामर्श लेने के बाद ही वो ये कार्य करता है। अब जो न्यायाधीश है इनके वेतन क्या क्या है? तो अनुच्छेद 221 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन संसद विधि द्वारा निश्चित करेगी। तो कौन निश्चित करती है? संसद करती है और कानून द्वारा निश्चित करती है। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनका वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश को 90,000 रुपये एवं अन्य न्यायाधीशों को 80,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। तो वर्तमान में जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उनका कितना वेतन है? 90,000 रुपये है। और जो बाकी न्यायाधीश है उनका वेतन कितना है? 80,000 रुपये है, मासिक वेतन है। अब जो उच्च न्यायालय है इनकी स्वतंत्रता के बारे में जानते हैं। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए निम्न व्यवस्था की गई है। प्रथम है नियुक्ति के लिए विशेष प्रक्रिया। दूसरा है निश्चित कार्यकाल। इनका कार्यकाल है वो निश्चित होना चाहिए। अगला है संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर महाभियोग के अतिरिक्त चर्चा नहीं होनी चाहिए। जो संसद है उनमें न्यायाधीशों के आचरण पर महाभियोग के अतिरिक्त चर्चा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगला क्या है कि उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो अवकाश ग्रहण करने के बाद उन न्यायालयों में निजी प्रैक्टिस नहीं करेगा। यानी जब उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है तो उसके बाद वो निजी न्यायालयों में या उन्हीं न्यायालयों में निजी प्रैक्टिस नहीं करेगा जहां वे स्थायी न्यायाधीश रह चुका है। इसके बाद कार्यपालिका से पृथक्करण, यानी जो उच्च न्यायालय है वो कार्यपालिका से अलग होते हैं। अब है उच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र एवं शक्तियाँ। उच्च न्यायालय का क्या कार्य क्षेत्र है और उनकी क्या क्या शक्तियाँ हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र एवं शक्तियों का वर्णन इस प्रकार है। प्रथम है मूल यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। दूसरा है रिट अधिकारिता। तीसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। चौथा है अभिलेख न्यायालय। और पांचवा है प्रशासन संबंधी शक्तियाँ। और छठवा है न्यायिक पुनरावलोकन। तो ये न्यायालय का कार्य क्षेत्र एवं उनकी शक्तियाँ हैं। अब हम अगला जानते हैं मूल क्षेत्राधिकार के बारे में कि मूल क्षेत्राधिकार क्या है। इसका तात्पर्य है प्रथम कि उच्च न्यायालय द्वारा वादों की सुनवाई करना। किसकी? वादों की सुनवाई करना। संसद एवं राज्य विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचित संबंधी विवाद, यानी जो इनका प्रथम मूल क्षेत्राधिकार है, इसके तहत जो उच्च न्यायालय हैं
वो क्या करेंगे, जो संसद है और जो राज्य विधानमंडल है इनके सदस्यों के जो निर्वाचन संबंधी जो विवाद होते हैं उनसे संबंधित सुनवाई करते हैं प्राथमिक मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। इसके बाद अगला है राजस्व एकत्रीकरण संबंधी विवाद। तो और अगला है अगर मौलिक अधिकारों व वसीयत विवाह विधि कंपनी कानून तथा विवाह विच्छेद आदि के मुकदमे से संबंधित ये मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये सभी आते हैं। तो अगला है याचिका यानी अधिकारिता। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश या प्रतिषेध उत्प्रेक्षण या अधिकार परीक्षा याचिका जारी कर सकता है। कौन, जो उच्च न्यायालय है वो। जहां सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल मौलिक अधिकारों के लिए ही याचिका जारी कर सकता है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वो केवल और केवल मौलिक अधिकारों के लिए ही याचिका जारी कर सकता है, परंतु जो उच्च न्यायालय है वो मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों या अधिकारों के लिए भी याचिका जारी कर सकता है। कौन, उच्च न्यायालय। अब अगला आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो उच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार कौन सा है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहला है कि सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार, आयकर, पेटेंट, डिजाइन, उत्तराधिकार आदि मामलों में जिला न्यायालय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो इन सब के क्षेत्र में जिला न्यायालय के विरुद्ध में जो उच्च न्यायालय है वो उसमें हम अपील कर सकते हैं। अगला है आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार। जब अपराधी को आपराधिक या अपीलीय क्षेत्राधिकार, जब अपराधी को सेशन न्यायालय ने 4 वर्ष के लिए कारावास दंड दिया है या मृत्युदंड दिया है तो इसके विरुद्ध में हम अपील उच्च न्यायालय में हो सकती है। अब अगला है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय क्या है कि अनुच्छेद 215 के अंतर्गत प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। उसको अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। यानी अगर किसी भी न्यायालय में, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय है, वहाँ पर कोई निर्णय लिए जाते हैं तो फिर वो दूसरे यानी उच्च न्यायालयों के लिए या जिला न्यायालयों के लिए क्या बन जाते हैं, अभिलेख न्यायालय बन जाते हैं। तो अगर इनकी अवमानना करते हैं बाकी के न्यायालय तो फिर उनको दंड भी दिया जा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय लिए जाते हैं फिर वही उच्च न्यायालय और जो जिला न्यायालय हैं उनमें लिए जाते हैं, तो वो अभिलेख न्यायालय होते हैं। उच्च न्यायालय के निर्णय रिकॉर्ड की तरह सुरक्षित रखे जाएंगे। वे अधीनस्थ न्यायालय के लिए कानून की तरह कार्य करेंगे। यानी जो उच्च न्यायालय हैं उनके जो निर्णय हैं वो रिकॉर्ड की तरह सुरक्षित रखे जाएंगे, और जो नीचे के न्यायालय हैं जैसे जिला न्यायालय हैं तो उन न्यायालयों के लिए वो कानून की तरह कार्य करेंगे। अब है प्रशासन संबंधी अधिकार। तो प्रशासन संबंधी क्या क्या अधिकार है? उच्च न्यायालय के प्रशासन संबंधी अधिकार इस प्रकार है। जो उच्च न्यायालय हैं उनके प्रशासन संबंधी अधिकार कौन कौन से हैं? उच्च न्यायालय अपने अधीन किसी न्यायालय के पत्रों निर्णयों को मंगवा सकता है और उनकी जांच पड़ताल करवा सकता है। कौन? उच्च न्यायालय। जो इनके अधीन कोई भी न्यायालय है तो उनके जो पत्र है, निर्णय है, उनको मंगवा सकते हैं और उनकी जांच करवा सकते हैं। कौन? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का ये कर्तव्य है कि वे ध्यान रखें कि अधीनस्थ न्यायालय अपनी शक्ति सीमा का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। तो उच्च न्यायालय का ये कर्तव्य होता है कि जो उनके अधीनस्थ न्यायालय हैं तो वो अपनी शक्ति का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। ये किसका कर्तव्य है? उच्च न्यायालय का। हाँ, अपने कर्तव्यों का निश्चित विधि के अनुसार ही पालन कर रहा है। वे किसी भी वाद को एक न्यायालय से हटाकर दूसरे न्यायालय में विचार तथा निर्णय के लिए भेज सकता है। कौन? जो उच्च न्यायालय है वो किसी भी न्यायालय, जो अधीनस्थ न्यायालय है, एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में विचार और निर्णय के लिए भेज सकते हैं। अब न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी शक्ति प्राप्त है इनको। न्यायिक पुनरावलोकन, उच्च न्यायालय केंद्र व राज्य विधायिका व कार्यपालिका के कार्यों को वैध व अवैध घोषित कर सकता है। कौन? जो उच्च न्यायालय है वो।
अवैध घोषित कर सकता है। राज्य में विधानमंडल, कार्यपालिका व राज्य न्यायपालिका को राज्य सरकार के नाम से जाना जाता है। राज्य में विधानमंडल, कार्यपालिका व राज्य न्यायपालिका को राज्य सरकार के नाम से जाना जाता है। तो कौन कौन से हैं? एक तो विधानमंडल और विधानमंडल इनके दोनों सदन, और जो कार्यपालिका है और जो राज्य की न्यायपालिका है, इनको सरकार के नाम से जाना जाता है। अब महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं इस चैप्टर के। जो उच्च न्यायालय है वो टॉपिक पूरा हो गया है। अब महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं पाठ के अंत में, ये हम पढ़ लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो विधानसभा का गठन, जो विधानसभा है, जो विधानमंडल है राज्य का संसद, तो उसी प्रकार उनका प्रथम सदन कौन सा है? विधानसभा है। तो इनका गठन, सदस्य संख्या, स्थान आरक्षण, निर्वाचन पद्धति, सदस्यों की योग्यताएं, कार्यकाल, पदाधिकारी, और इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य होते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया था। अब जो विधान परिषद है, इनका गठन, विधान परिषद जो दूसरा सदन है विधानमंडल का, ये स्थायी सदन है, और ये जो विधान परिषद है वो सभी राज्यों में नहीं है, केवल 7 राज्य हैं जिसमें विधान परिषद है। हमारे राजस्थान में वर्तमान में विधान परिषद अभी तक नहीं है। तो सदस्य संख्या, इनकी सदस्य संख्या, सदस्यों का निर्वाचन व मनोनयन, सदस्यों की योग्यताएं, कार्यकाल, स्थायी सदन है कौन? विधान परिषद, यानी इसको हम भंग नहीं कर सकते। इनके पदाधिकारी, सभापति और उपसभापति। अब विधान परिषद के अधिकार और कार्य, तो इनका अधिकार कानून निर्माण से संबंधित है, और कार्यपालिका संबंधित है, और धन संबंधित है। अब है विधानमंडल या विधानसभा की शक्तियां और कार्य। विधानमंडल, विधानसभा की शक्तियां और कार्य, एक तो है विधायी कार्य, वित्तीय शक्ति और प्रशासनिक शक्ति। इसके बाद संविधान में संशोधन की शक्ति, निर्वाचन संबंधी शक्ति। तो ये शक्तियां हैं विधानमंडल या विधानसभा की। इसके बाद है कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका। तो राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये तीनों आते हैं। राज्यपाल, राज्य का वैधानिक प्रधान है कौन? राज्यपाल। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, और इनकी पद और योग्यता और वेतन के बारे में हमने जाना था। इसके बाद राज्यपाल की क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या कार्य हैं इनके, जैसे एक तो ये कार्यपालिका शक्तियां, फिर विधायी शक्तियां, विविध शक्तियां। इसके बाद मंत्रिपरिषद का गठन, मंत्रिपरिषद का गठन जिसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्रियों का चयन, मंत्रियों की योग्यताएं, मंत्रियों के कार्य विभाजन, मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण, मंत्रियों की श्रेणियां, और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, सामूहिक उत्तरदायित्व, वेतन और भत्ते। तो ये सब मंत्री परिषद के गठन के बारे में हमने पढ़ा था। मंत्रिपरिषद की क्या क्या शक्तियां हैं इनके बारे में पढ़ लिया। न्यायाधीशों की योग्यताएं कौन कौन सी है वो सब पढ़ लिया। 62 वर्ष की आयु होनी चाहिए न्यायाधीशों की। शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। और उच्च न्यायालय की क्या क्या स्वतंत्रताएं हैं ये सब हमने पढ़ा था। तो ये लघुरात्मक प्रश्न हैं, तो ये सब आपको प्रश्न करने हैं। और यहाँ पर अति लघुरात्मक, ये लघुरात्मक दिए हुए हैं, ये अभी अति लघुरात्मक थे, और ये निबंधात्मक प्रश्न है। और इसके बाद कल ये जो राजनीति विज्ञान है इनके चैप्टर तो पूरे हो गए हैं आज, और कल से हम ये ज्योग्राफी शुरू करेंगे जिसमें ये 8वां पाठ हम शुरू करेंगे जल संसाधन के बारे में। तो कल से हम भूगोल शुरू करने वाले हैं। और आप लोगों को वीडियो कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताएं, कुछ कमी हो तो ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो वीडियो है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक करके पास में बने बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर आप लोगों को वीडियो की स्पीड कम लग रही है तो वीडियो के
साइड में जो 3 बिंदु दिख रहे हैं उस पर क्लिक करके आप वीडियो की स्पीड बढ़ा लें और वीडियो की जो क्वालिटी है उनको 360 या फिर 480 करके ज़रूर देखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने वीडियो पूरा देखा। कल से हम शुरू करेंगे भूगोल, और जो भी स्टूडेंट हैं उनको अधिक से अधिक जोड़िए इस चैनल से, ताकि सभी लाभ ले सकें। जो 6 से लेकर 10 तक के बच्चे हैं उन सभी की बुक्स हम करवाएंगे सामाजिक विज्ञान की, तो सभी को इस चैनल से ज़रूर जोड़िएगा, सब्सक्राइब कराइएगा। तो धन्यवाद, आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।